नमस्कार, आपका बात 25 में स्वागत है। तो शेयर मार्केट की चाल कैसी रहेगी अगले सप्ताह? कौन-कौन से कुछ विशेष शेयर हो सकते हैं जिसमें निवेश की संभावना बन सकती है और कौन से क्षेत्र हो सकते हैं? और पिछले दिनों जो दोबारा हिंडनबर्ग ने जो भी कुछ एक रिपोर्ट निकाली और फिर उसका क्या हुआ? और आगे कुल मिला के क्या रहने वाला है शेयर बाजार में? तो इसकी चर्चा करने के लिए हम जाने-माने वित्तीय विशेषज्ञ और हमारे मित्र श्री शशांक भारद्वाज जी से बात करते हैं और इन चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। शशांक भाई नमस्कार, आपका स्वागत है बात 25 में। नमस्कार। तो शशांक भाई अभी बाजार जहाँ भी खड़ा हुआ है, बार-बार हो रहा है कि 25,000 के ऊपर अभी ठीक-ठाक से आगे निकल के वहीं बैठा रहेगा या आगे और चलेगा। इस तरह की कई बातें हो रही हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग कह रहे हैं कि अब जो बैंक निफ्टी है और बैंकिंग क्षेत्र है, उसमें बड़ी चाल आने की संभावना है और पिछले दिनों दोबारा एक हिंडनबर्ग की भी रिपोर्ट आई है। तो इन सब चीज़ों को एक-एक करके आप ज़रा समझाएँ कि आपका क्या आकलन है और क्या संभावना बनती है? शशांक भाई आपका स्वागत है बात 25। माधव जी, अ, अभी मार्केट में ब्याज दरों में जो कमी आने की बात आ रही है वो सबसे महत्वपूर्ण हो गई है। जैसा जी। अमेरिका में अब ये लगभग निश्चित हो गया कि ब्याज की दरें कम होंगी और कम होने का एक समय प्रारंभ होगा। तो ये ऐसा नहीं कि कोई एक ही कटौती आएगी, धीरे-धीरे ब्याज की दरें नीचे आते-आते 3-4% के आसपास आ जाएँगी और अगर जैसा अमेरिकी प्रधान बैंक, केंद्रीय बैंक सोच रहा है, अगर वैसी स्थितियाँ होती गई, तो धीरे-धीरे हुँ, ब्याज की दरें पुरानी ब्याज की जो दरें थी, हुँ, 1% के आसपास उधर जा आएँगी। हुँ, इससे इक्विटी मार्केट को बहुत फ़ायदा होगा और शेयर हुँ, मार्केट को बहुत फ़ायदा होगा। कारण ये है कि जो धन है, वो बहुत अधिक मात्रा में अभी निवेशकों के पास पड़ा है। वो वित्तीय संस्थान हैं, वॉरेन बफेट जैसे निवेशक हैं जिन्होंने 2.5 लाख करोड़ के आसपास के तो एप्पल के ही शेयर बेच दिए थे। तो हुँ, जब आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, जब ब्याज की दरें कम होंगी, तो हुँ, जो निवेश पे प्रतिफल मिलना है, वो उतना आकर्षक नहीं रह पाएगा फिर ब्याज की दरों के आधार पे ब्याज हुँ, की प्रतिभूतियों में। तो ऐसे में वो धन शेयर मार्केट में आएगा और बहुत बड़ा धन है, तो बहुत बड़ा धन आएगा और धन आएगा तो मार्केट गिरेंगे तो नहीं, धीरे-धीरे ऊपर की ओर ही जाएँगे। अब हुँ, भारत ही क्यों देखें, अमेरिका में देखिए मार्केट पुनः नई ऊँचाइयों की ओर बढ़ रहे हैं। अ, लगातार कई-कई दिन तक तेज़ रहते हैं। तो हुँ, पूरे विश्व में शेयर बाज़ार को लेके एक आशावादी वातावरण बना हुआ है और उसका लाभ भारत को भी मिलेगा। भारत में जो एक बार 24,000 के नीचे निफ्टी चली गई थी, उसके बाद से लगातार रिकवरी देखी गई है और तकनीकी रूप से वो मार्केट बहुत ही अच्छे हैं। अ, निफ्टी को आप थोड़ा अधिक मूल्यांकन पे मान सकते हैं, लेकिन जब धन का प्रवाह अधिक रहे, तो कभी-कभी इस मूल्यांकन को की अवहेलना भी हो जाती है। तो इस आधार पे मार्केट तो थोड़ा तेज़ ही लगता है, लेकिन क्षेत्र विशेष और शेयर विशेष में निवेश अधिक फलदायी हो सकता है, माधव जी। हाँ, हिडेनबर्ग की आपने बात की, तो जी। हिडेनबर्ग एक कुलसित मानसिकता की कंपनी है, ये तो हमने पहले भी बात की थी और उसकी पोल जी, अब खुल भी गई है। क्योंकि जी, अगर आप एक निष्पक्ष मार्केट विशेषज्ञ हैं, तो आपका हुँ, कार्य होना चाहिए कि आप मार्केट में जो कुछ आपको गलत दिख रहा है, अगर वो तथ्यों पे आधारित हो, तो उस पे आप अपनी रिपोर्ट या अपनी राय दे हुँ, सकते हैं। लेकिन आप कहते हैं कि नहीं, हमारा काम है कि उस रिपोर्ट के आधार पे किसी हुँ, कंपनी विशेष के शेयरों को गिराना और उससे लाभ बनाना। तो इससे हुँ, आपकी निष्पक्षता संदिग्ध हो जाती है। और भारतीय तो अभी बहुत आत्मविश्वास में है। इसलिए हुँ, देखिए हिडेनबर्ग की जो अ,
पक्षपाती रिपोर्ट थी, कूड़ेदान में फेंकने योग्य, उसको उन्होंने वहीं फेंक दिया और उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो इसलिए हिडेनबर्ग जैसी चीजों पे विजय भारत के लिए बहुत ही शुभ संकेत है। हमने दिखा दिया है कि अब ऐसा नहीं होगा कि कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा कुछ भी लिख देगा और हम धराशायी हो जाएंगे। तो अभी के वर्षों में जो भारतीय शेयर बाजार में जो घटनाक्रम घटे हैं, उसमें हिडेनबर्ग की रिपोर्ट को कूड़ेदान में फेंकना एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाक्रम है माधव जी। जी, तो मतलब ये जो हिंडनबर्ग है और उत्तर प्रदेश में एक नदी भी हिंडन नदी भी है, उसके सामने कुछ देश के महामना जाके चिल्ला रहे थे, तो वो हिंडनबर्ग को हिडनबर्ग कह सकते हैं कि ये छुपा हुआ एक एजेंडा है, जो कि बहुत ही कुत्सित मानसिकता से चल रहा है और उसके उद्देश्य सिर्फ एक समूह के शेयर विशेषकों, वो भी भारत के शेयर विशेषकों, निवेशकों को नुकसान पहुंचाने का है और उससे लाभ कमाने का है। तो इस परिप्रेक्ष्य में अब जैसे आईएमएफ की जो चीफ हैं गीता गोपीनाथ, उन्होंने भी कहा है कि भाई ये तो 2-3 साल में ही, यानी कि 2027 तक ही भारत तीसरी इकोनॉमी बन जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जब तो उसका क्या प्रभाव शेयर मार्केट पे आप मोटे तौर पे देखते हैं और उसमें कौन से क्षेत्र और कुछ 1-2 शेयर विशेष जो है वो उस पे ध्यान रखना चाहिए निवेशकों, तो उसके बारे में आप कुछ जानकारी साझा करें। मोटे आधार पे शेयर बाजार का सीधा संबंध अर्थव्यवस्था से, अर्थव्यवस्था का जितना विस्तार होगा, जितनी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, शेयर मार्केट का पूंजीकरण उतना ही अधिक होगा। तो अगर हम कृषि अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ेंगे तो हमारा शेयर बाजार भी उसी आधार पे बढ़ेगा। ये हो सकता है कि कुछ कंपनियों के शेयर अधिक बढ़े, कुछ के नहीं बढ़े, कुछ के कम हो, लेकिन कुल पूंजीकरण भारतीय शेयर मार्केट का जीडीपी के आसपास रहेगा। और अभी तो जीडीपी का 1.5 गुना है, चूंकि हम एक तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और हमारे यहाँ एक तरह की शेयर क्रांति हो रही है। इस आधार पे हमें प्रीमियम मिल रहा है और हम अगर इसी आधार पे बढ़ते रहे तो ये प्रीमियम बना रहेगा। तो जीडीपी बढ़ेगी, तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगी, तो ये मान के चलिए कि शेयर मार्केट भी उसी गति से आगे बढ़ेगा और उसका भविष्य भी उज्जवल है। रही बात जिनका आपने संकेत किया था, तो ये सब अधकचरे वामपंथी अर्थशास्त्री हैं या पत्रकार हैं जिनको अर्थशास्त्र का क्या नहीं मालूम, कुछ भी आलोचना में बोल देते हैं। जी। अभी एक अंशुमन तिवारी है, ये कुंठित वामपंथी होते ना, ये अपने आप को आर्थिक पत्रकार समझता है। इसने एक पोस्ट डाला है कि भारत में कारें नहीं बिक रही हैं, जो कारों का की इन्वेंट्री होती है वो काफी बढ़ गई है। अब इस महान मूर्ख को कौन समझाए? कार अधिक बिके तब ये लोग बोलेंगे कि देखो ये देश कहाँ जा रहा है, किसी को खाने के धन नहीं और कोई कार खरीद रहा है, कारें बिक रही है। नहीं बिके तो क्यों नहीं बिक रही हैं? इसमें भी अर्थव्यवस्था का दोष, मोदी का दोष। अब कह रहा है कि ब्याज की दरें अधिक है इसलिए कार नहीं बिक रही, उसमें जीएसटी अधिक है तब नहीं बिक रही। अरे महामूर्ख व्यक्ति, कार खरीदने का निर्णय 2-4-5 हजार रुपए से प्रभावित नहीं होता, उसके कई अलग कारण हो सकते हैं। कोई भी अर्थव्यवस्था में या कोई भी क्षेत्र विशेष तीव्र गति से बढ़ता, फिर थोड़ा ठहराव आता, फिर उसमें गति पकड़ती, अर्थव्यवस्था का नियम है। तो कोई भी आलोचना करना इन वामपंथी आर्थिक गिद्धों की परंपरा रही है। आधार क्या है, तथ्य क्या है, कैसे ठीक होगा, इनका कोई उत्तर इनके पास नहीं होता। तो रवीश कुमार जैसे लोग की आलोचनाओं को तो बिल्कुल ध्यान में हमें नहीं रखना चाहिए। और अगर अर्थव्यवस्था की गति बढ़ेगी, अब उसमें कोई क्षेत्र थोड़ा धीमा बढ़ सकता है, कोई क्षेत्र तेज बढ़ सकता है, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं कि हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे, तो बिना
किसी क्षेत्र के विकास के हो नहीं सकता। और जी, जब किसी क्षेत्र में का विकास होगा, अर्थव्यवस्था का विकास होगा, तो उसका सीधा लाभ कंपनियों को पड़ता है, क्योंकि कंपनियां ही प्रमुख उत्पादक और व्यापार करने वाली होती है। तो मैं इसको तो नहीं लगता कि हमें इन जैसे आर्थिक गिद्धों की बातों को कोई महत्व देना चाहिए, माधव जी। जहाँ ये रही नहीं। बात क्षेत्र विशेष की, तो हुँ, क्षेत्र विशेष में सरकार की प्राथमिकता के क्षेत्रों का जो विकास है या उनमें वृद्धि अधिक रहेगी। अभी जैसे खाद्य खाद पे एक बात चल रही है कि इसको इस पे जीएसटी कम की जाए। वैसे करने पे हुँ, खाद कंपनियों को अधिक लाभ होगा और कृषि क्षेत्र में सरकार की योजनाएं महत्वाकांक्षी हैं, तो ये क्षेत्र अच्छा लगता। रक्षा में हम अपना निर्यात बढ़ाते जा रहे हैं। मैंने तो एक समाचार पढ़ा था कि अमेरिका भी अब भारत से रक्षा उत्पाद खरीद रहा है। अभी तेजस जर्मनी में उसका उसकी उड़ान हुई थी और जर्मनी जी। के जो वायुसेना प्रमुख है उनको तेजस बहुत अच्छा लगा। तो हुँ, इससे हुँ, लगता है कि रक्षा क्षेत्र में अभी बहुत ज़्यादा वृद्धि शेष है, तो रक्षा क्षेत्र भी अच्छा हो सकता है। हाउसिंग सेक्टर में भी सरकार की अच्छी योजनाएँ हैं, तो वहाँ भी हुँ, आप अच्छा ग्रोथ देख सकते हैं। कुछ शेयर विशेष में बात करें तो एलआईसी अच्छी है, क्योंकि एलआईसी के पास एक तो शेयरों का अच्छा निवेश है, हुँ, थोड़ा उसका प्रीमियम बढ़ने भी लगा है और तीसरी बात ये है कि जब एलआईसी का निर्गम आया था तब इसका अ, मूल्य आंका गया था ₹1900 शेयर। वहाँ से मार्केट की परिस्थितियों के आधार पे ₹950 में खुदरा निवेशकों को मिले थे। हुँ, हुँ, तो इसमें अभी भी काफ़ी वृद्धि की बात है, संभावना है। तो हुँ, ये हुँ, 2 कंपनियाँ बड़े अच्छी लगती। बाकी आप मध्यम कंपनियों में बहुत सी ऐसी कंपनियाँ हैं जो बहुत अच्छे उचित मूल्यांकन पर मिल रही हैं। हुँ, हुँ, एक सूत्र जो हमेशा हम लोग बात करते हैं कि पी रेशियो का ध्यान देके खरीदें, तो जो शेयर 80, 90, 100 के मल्टीपल पे मिल रहे हैं, उनको हुँ। अभी ना खरीदें, प्रतीक्षा करें कि वो थोड़े उचित मूल्यांकन पर उपलब्ध हों, तब उनमें निवेश करें। और जो शेयर कम मूल्यांकन पे मिल रहे हैं, उचित पी पे मिल रहे हैं, उनमें निवेश करना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। माधव जी। जी, शशांक भाई। तो जिस तरह से आईएमएफ के भी प्रोजेक्शन है, दूसरे जो निवेश के अंदर जो सलाहकार जो अग्रणी समूह हैं विश्व के, वो भी भारत की ओर इशारा कर रहे हैं। उसके बहुत सारे कारण हैं। तो इस परिस्थिति को देखते हुए जैसे मतलब अगर बिल्कुल छोटे दौर में बात की जाए तो जैसा कि अभी रेट कट हो गया है अमेरिका में, तो इसका अगले सप्ताह क्या असर पड़ने वाला है और किस क्षेत्र में अधिक असर पड़ने की संभावना है? और उसमें से कोई एक आध निवेश लायक शेयर आप सुझाव दे सकें तो उसके बारे में बताइए शशांक जब ब्याज की दरों में कमी आती तो जो ब्याज दरों के प्रति संवेदनशील क्षेत्र होते हैं, भाई? जी। जैसे गृह निर्माण है या वाहन उद्योग है, हुँ, हुँ। इनको लाभ मिलता है। तो इन दोनों में अच्छी गतिविधियाँ देखी जा सकती है। मेरे को तो एलआईसी हाउसिंग का शेयर अच्छा लगता है, क्योंकि इसका जो परिणाम लोगों को उतना अच्छा नहीं लगा था, तो थोड़ा नीचे आ गया था, पर इन मूल्यों पे ये एक अच्छी खरीद दिख रही है, इसको जमा कर सकते हैं और अमेरिका पूरे विश्व बाज़ार की धुरी है। हुँ, हुँ। तो अमेरिका में अगर स्थितियाँ अच्छी रहेंगी, वहाँ पे अगर वृद्धि देखी जाएगी, हुँ, तो सकारात्मक भाव अन्य मार्केट में भी रहेगा। कोई विशेष बुरा समाचार नहीं आ जाए तो। तो ऐसा तो अभी कुछ दिख नहीं रहा है। मानसून भी अच्छा ही हो गया है, वृद्धि दर अच्छी है। हाँ, मैं एक बात और बोलना चाहूँगा कि शेयर मार्केट फंडामेंटल के आसपास रहने का प्रयास करते हैं और जो जी। भावनाएँ हैं, वो उसको ऊपर-नीचे करती हैं। हुँ, हुँ। फिर फंडामेंटल उसको
अपने स्थान पे ले आते हैं। जैसे मोदी जी को अपेक्षित सीटें नहीं मिली तो मार्केट नीचे हुआ, फिर उस मार्केट को लगा कि नहीं, हमारे आधारभूत कारक तो अच्छे बने हुए हैं, तो फिर चढ़ा गया। फिर बजट आया, उस पे टैक्स लगा दिए गए, टैक्स बढ़ा दिए गए शेयरों के दीर्घकालीन लाभ पे या लघु अवधि के लाभ पे। तो एक बार मार्केट नीचे आया, फिर उसने कहा नहीं नहीं नहीं, हमारे तो फंडामेंटल अच्छे हैं। अमेरिका में मंदी की बात आई, मार्केट नीचे हुआ, फिर कहा नहीं नहीं ठीक है। तो कहने का मेरा आशय है कि भावनाएं मार्केट को ऊपर नीचे करेंगी, लेकिन चूंकि हमारे आर्थिक कारक बहुत शक्तिशाली हैं, तो हम पुनः अगर गिरे मार्केट तो तेजी की ओर तेजी की ओर चले जाएंगे। ये भाव बना रहेगा। तो जब जब आपको अच्छी गिरावट मिले, तब